मुसलमानों के हाथ में टायर जलाने के लिए और भगदड़ मचाने के लिए औजार हुआ करते थे, उन उन मुसलमानों की जुबान पर हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जिस हिसाब से 370 हटने के बाद जो सिनेरियो, जो खूबसूरती, जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट कश्मीर का देखा जा रहा है, वो निहायत ही खूबसूरत है और आंखों को चकाचौंध करने वाला है। एकदम खास कश्मीर में ही रहते हैं। तो उनको मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल, उन्होंने उठाया। मैंने कहा आप व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हैं? कह रहे अरे भाई मोदी जी का जलवा है, नेटवर्क का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बर्फबारी हो रही है फिर भी मोदी जी का रफ्तार के साथ है, उनका जो ऑरा है, उनका जो करिश्मा है, वो एक अवतार जैसा है। देखिए हर राज्य मेरे प्रधानमंत्री के लिए उतना ही प्रिय है, उतना ही अहमियत रखता है जैसे कश्मीर रखता है। और इस पूरी दुनिया के किसी भी दौरे पर जब वो निकलते हैं तो उनको एक अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उनको सराहा जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनका मान-सम्मान मतलब ऐसे होता है कि आँखें जो है वो सबकी फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे भाई मतलब इतना सम्मान! लेकिन हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम जब बोलते हैं ना अरे देखो, देखो ये जो स्वीडन में है ना, ये जो लंदन में है ना, ये जो ब्रिटेन में है ना, ये जो सऊदी अरबिया में है, ये जो अरब में है ना, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो उस वक़्त और बीइंग अ मुस्लिम जब प्रधानमंत्री जी का दौरा अरब कंट्रीज में होता है और वो वहां पर मोहम्मद बिन जायद के बगल में, मोहम्मद बिन सलमान के बगल में जब बैठे होते हैं तो एक एक जो मतलब हम लोगों के अंदर जो एक प्राउड फीलिंग होती है ना, वो एक अजब सी होती है जिसको हम लफ्जों में, शब्दों में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सही बात है कि कश्मीर के दौरे पर पूरे दुनिया की नजरें थी कि कब मोदी जी कश्मीर का विजिट करेंगे, दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे थे, अमित शाह जी जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे, पर मेरे प्रधानमंत्री जो है वो विजिट नहीं किए थे। 1981 का कसम, 1981 जब मोदी जी को ये भी नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे 2018 में फकत भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इस भारत की या नेशनल और इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्रिय एक स्पोक पर्सन बनूंगी और लोग मुझे सुनना इतना पसंद करेंगे, लोग मुझे बुलाना पसंद करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं पता था 1981 में मोदी जी को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने कसम खाया था। लेकिन उन्होंने धरने पर बैठ करके, मास पिटिशन करवा करके, लोगों से बात करके और सरकार की आंखों में आंखें मिला करके, उस वक्त जो सरकार हुआ करती थी कि भाई इसको हटाओ, जब तक ये 370 नहीं हटेगा तब तक कश्मीर में कभी शांति नहीं आएगी। और देखिए मोदी जी ने कभी भी वोट पर तवज्जो नहीं दी, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में थे, वोट पर तवज्जो नहीं दी, दिल जीतने पर तवज्जो दी। जनता का दिल कैसे जीतना है और अपने काम को दिखा करके जीतना है, ये इस पर वो फोकस किए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने दिल नहीं मोहा है। वाकई में भारत की बहु बेटियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चांद पे तिरंगा झंडा लहराने से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, आर्मी से लेकर के, रेलवे से लेकर के, शौचालय से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के, शादी शगुन योजना से लेकर के, लाडली योजना से लेकर के, सीखो और कमाओ योजना से लेकर के, कारीगर योजना से लेकर के, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए उन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखा है और उन्होंने उस पर काम किया है। और तब जाकर के आज पूरा भारत सिर्फ मोदी मोदी ही कह रहा है। और इतना खूबसूरत सिनेरियो था फकर भाई, खुदा की कसम, कि जिस मुसलमानों के हाथ में मतलब पत्थर हुआ करते थे, मुसलमानों के हाथ में तिरंगा झंडा था, जिन मुसलमानों के हाथ में टायर जलाने के लिए और भगदड़ मचाने के लिए औजार हुआ करते थे, उन मुसलमानों की जुबान पर हर हर मोदी, घर घर मोदी था। जो मुसलमान बहनें नकाब में भी बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी और घर के अंदर रहती थी, वो मुसलमान बहनें बाहर निकल करके आ करके ये कह रही हैं कि मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, मोदी जी हैं तो हमारी बेटियों को पढ़ेंगे भाई, मोदी जी हैं तो हमारी बेटियों को कोई छू नहीं सकता है, मोदी जी हैं तो कश्मीर तो भाई अब पूरी दुनिया में जन्नत मान लिया लोगों ने। और जिस हिसाब से 370 हटने के बाद जो सिनेरियो, जो खूबसूरती, जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट कश्मीर का देखा जा रहा है, वो निहायत ही खूबसूरत है और आंखों को चकाचौंध करने वाला है। जो लाल चौक में खून की नदियां बहती थी,
खड़े खड़े एयरफोर्स ऑफिसर को शूट कर दिया जाता था, खड़े खड़े हिंदू पंडित की बेटियों को कंधे पे उठा करके उनका नरसंहार किया जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था। आज उस लाल चौक पे हनुमान चालीसा होता है, आज उस लाल चौक पे दिवाली मनाई जाती है, आज उस लाल चौक पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो उसका आयोजन मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो अपने आप में एक चेंज जो है वो दिखाई दे भी रहा है। अब आती है बात कि लोग प्रोपेगेंडा भारत के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं कि भाई देखो ये तो हिंदुओं का राष्ट्र हो जाएगा, इन्होंने कश्मीर में भी हिंदुत्ववादी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा को उड़ाते हैं वो एक बार पाकिस्तान झांक कर क्यों नहीं देख लेते हैं। आज भारत में 72 फिरका मुसलमानों का सर उठा करके सीना चौड़ा करके रहता भी है और अपने अपनी धार्मिक जगह को सुरक्षित भी रखे हुए है। अगर पाकिस्तान वाकई में ही इतना अच्छा है भारत के मुसलमानों के लिए, तो वहां पर शियाओं की मस्जिद क्यों बम से फोड़ी जाती है? वहां पर अहमदिया, बरेलवी, वहाबियों को बोरी को क्यों इतना तकलीफ दिया जाता है? क्यों उनको जीते जी जहन्नुम की आग में जलाया जा रहा है? थर्ड थिंग इज कि भारत में 82.7% सनातनी इतने टॉलरेंस हैं, जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों का 72 फिरका आराम से सुकून से छाती चौड़ा कर करके आराम से रहता है। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें और आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है कि वो आराम से एक देश बना सकते हैं और सारी हड़पी की प्रॉपर्टी है। और अपनी तकरीर और अपनी स्पीच के माध्यम से 32,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उस अनाउंसमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल कश्मीर के युवा बच्चों के एजुकेशन पर दिया गया है और हॉस्पिटल पर दिया गया है, रेलवे पर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। मैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर के बैठी, सारी लिस्ट अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं, जो मेन चीज है आप उसको कर लीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। जैसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल के बारे में बात की गई है। जैसे जब बर्फबारी हो जाती है तो रेलवे ट्रैक खराब हो जाता है, नहीं चल पाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, या बच्चों के लिए नर्सिंग सेंटर बहुत कम थे, या एकेडमिक का जो फैसिलिटी थी वो बहुत कम थी। अब अच्छा होता क्या है कि स्नोफॉल की वजह से क्या होता था कि अगर स्कूलें हैं तो भी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि एक रील बहुत वायरल हुई थी, जो एक मंत्री जी ने, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने उसको दिखाया था कि बर्फ भरा हुआ है और कश्मीर की रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है आराम से। उसके बाद फिर फाइका आप लोगों के साथ भी बैठती है तो एकदम स्नो फॉलिंग हो रही थी और मैंने उसको फोन किया, फाइका अभी तुम मेरे साथ लाइव करो। कह रही है हाँ कर लेते हैं। मैंने कहा स्नो फॉलिंग हो रही है, कैसे करोगी? तो कह रही है नहीं मैम नेटवर्क एकदम जबरदस्त है। उसके बाद इजाज बोल करके हमारे मतलब भैया हैं, वो एकदम खास कश्मीर में ही रहते हैं, तो उनको मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल, उन्होंने उठाया। मैंने कहा आप व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हैं? कह रहे अरे भाई मोदी जी का जलवा है, नेटवर्क का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बर्फबारी हो रही है फिर भी मोदी जी का जलवा है। जहां पर MBA की पढ़ाई जैसे 2000 बच्चे करते थे तो अब 10,000 बच्चे कर पाएंगे। नर्सिंग सेंटर में अगर 1000 बच्चे जा पाते थे तो अब 10,000 बच्चे जा पाएंगे। इंजीनियरिंग की फैसिलिटी के लिए अगर बच्चों को दिल्ली आना पड़ता था तो अब उनको कश्मीर में ही वो फैसिलिटी मिल जाएगी। MBBS करने के लिए अगर दिल्ली या बैंगलोर जाना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले